सत्ता के भूखे, ये सत्ता के भूखे घृणित हैं सियासी, नज़र इनकी तकते ताउस की प्यासी, नहीं किसान या सैनिक इनकी ज़रूरत, इन्हें चाहिए अडानी किसी भी सूरत। सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गाँव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त। टीकरी बॉर्डर तक धरती पल पल की खबर देते रवा हाँ, टीकरी बॉर्डर पर लोगों के विचार है वे तुमने बताते रवा हाँ। इसी कड़ी में आज द्वारका के हमारे गला कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, जिसमें मेजर साहब भी हैं जो रिटायर्ड हैं आर्मी थे, उनके विचार लेते हैं। भाई ये यहाँ पे आए हैं, किसानों के समर्थन में आए हैं और विजिट की है इन्होंने, और इनसे पूछा हाँ कि भाई कैसा इनका अनुभव हो रहा है। यार ये सब ने मेरी राम राम जी। राम राम भाई सबको। सबसे बढ़िया बात तो ये है, ये किसान डटे हुए हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और बहुत मुसीबत भी झेल रहे हैं। हाँ, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके साथ तो खड़े हो जाएं कम से कम आके, इसलिए आया हूँ। और मैं ये बताने आया हूँ, इतनी तो मुसीबत हमने लड़ाई में भी कभी नहीं। मैं 1960 में भर्ती हुआ था, सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, 65, 71 तो लड़ी हैं और ढाका तक गए हैं, पैदल गए, ऑब्स्टिकल क्रॉस करते हुए गए, इतनी मुसीबत नहीं आई। वहाँ तो गोली थी सामने, यहाँ तो चारों तरफ जो है पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। तो मेजर साहब अपना जो है शेयर करने लग रहे हैं जिस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है, और इन्होंने बताया कि भाई दुश्मन की गोली तक तो बचा जा सके है, लेकिन आड़े जो ये हमारे जो भोले भाले किसान बैठे हैं ना, इन तो षड्यंत्र करके वो करने लग रहे हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सब भाइयों को, किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ। किसान के दुख दर्द को, तकलीफ़ को, उसकी मुसीबतों को मैंने बहुत नज़दीक से, करीब से देखा भी है और झेला भी है। और जो आज किसान की हालत है, पहले भी किसान था लेकिन अब थोड़ा सा देश आज़ाद होने के बाद उभरने लगा, तो उसी पर जो थी है मोदी सरकार ने जो है किसानों को दोबारा से उस हालात में पहुंचाने की इनकी नीति है। ये मोदी सरकार चाहती है कि किसान जो है एक बंधुआ मजदूर बनकर रहे, और हम किसानों में इतना जोश है कि बंधुआ मजदूर हमारे बच्चे हम नहीं बनेंगे और यहाँ आखिर तक डटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब एक उसकी स्वाभिमान की लड़ाई होगी। अगर हम यहाँ से हटते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, बच्चे हमें कायर कहेंगे, बुज़दिल कहेंगे। तो ये लड़ाई जो है इस टाइम हमारे स्वाभिमान की भी लड़ाई है, और हमारे को जो बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, जाने की सोच रखी है, उसकी भी लड़ाई है। तो इस लड़ाई पक्की यही सोच चल रहे हैं। किसानों ने जब दिल्ली में अंग्रेज़ों ने भी राजधानी बनाने की सोची, तो सर्वे कराया गया था कि भाई यहाँ का सर्वे करो, यहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो ये सर्वे ये हुआ कि भाई यहाँ की जो जाति है उसका व्यवसाय खेती करना है, पशुपालन है, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये किसी को छेड़ते नहीं, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, और अगर आपने छेड़ दिया तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं। हाँ। तो ये कहावत जो थी, जब अंग्रेज़ों के ये बात समझ में आई, तो वो अंग्रेज़ जो बाहर से आए थे वो समझ गए। तो ये मोदी सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि किसानों को तुम कैसे छेड़ रहे हो, इनको जो कर रहे हैं, जो सादगी से अपना जीवन बिता रहे हैं, ये नहीं चाहते चांद पर जाना, ये अपने खेतों में खुश हैं। ये नहीं चाहिए इनको, जहाँ ये कहते हैं कि भाई हम मंदिर बनाएंगे, अरे किसान के तो खेतों में मंदिर है, उसके तो घर में मंदिर है, उसकी ज़ुबान पर मंदिर है। राम राम किए बगैर वो हल नहीं जोतता है, घर से निकलेगा तो राम राम करेगा, भाई से मिलेगा तो राम राम करेगा। तो मंदिर कहाँ, इनको कहाँ मंदिर चाहिए? इनको तो अगर चाहती है, ये लोग चाहते हैं शांति से रहना, अपनी ज़मीन को बचाना, खेती करना, ये चाहती है। मोदी सरकार ने ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो किसान हैं यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, अपने कानून मरना मंजूर है। जिनके बच्चे
30 में वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, बर्फ में बैठे हैं, वही नहीं के तो बच्चे हैं। जब इनका खून इतना मजबूत हो सकता है तो हमारे बच्चे जब वहाँ रह सकते हैं तो यहाँ तो बर्फ तो नहीं है, कम से कम खाने को है, सुविधाएं हैं, 4 साल लगे 2 साल लगे। ये जो सोच रहे हैं कि भाई हम गोलियों से डरा देंगे, अरे वहाँ हम बॉर्डरों पर हमारे बच्चे नहीं डरते तो हम कहाँ से डर जाएंगे। तो बहुत जो है हमारी मातृशक्ति में बहुत ज़्यादा जोश है और रोष भी है सरकार के खिलाफ। ये सत्ता के भूखे घृणित हैं सियासी, नज़र इनकी तकते ताउस की प्यासी, नहीं किसान या सैनिक इनकी ज़रूरत, इन्हें चाहिए अडानी किसी भी सूरत। अमन बेच डाला चमन बेच डाला, देश की रक्षा ये क्या करेंगे, इन्होंने तो शहीदों का कफन तक बेच डाला। और जहाँ तक ये कहते हैं कि भाई किसान जो झंडे का अपमान हुआ है, इन्होंने झंडे का किसानों ने अपमान किया है, इनसे पूछो मोदी सरकार से कि किसान जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई सम्मान देता है तो किसान देता है। जब हमारे बच्चे बॉर्डर से आते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की गर्दन नहीं होती, किसी का पैर नहीं होता, वो तिरंगे में लिपट कर आता है। तो इससे ज़्यादा किसान जो है, तिरंगे की इज्जत कौन करेगा? तिरंगे की इज्जत तो हम करना जानते हैं। उस माँ से पूछो जिसका बच्चा 19 साल का जो है शहीद हो जाता है और उसकी गर्दन नहीं है। तो ये इन बातों को किसी भी आप पॉलिटिशियन से, किसी सरकार के मंत्री से, किसी से ये पूछो कि इनका कोई बच्चा शहीद हुआ है या कहीं फौज में गया है। ये हमारे ही तो बच्चे हैं जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ मोर्चे संभाले हुए हैं। तो ये सोचते क्यों नहीं इस बात को? अगर इनकी सरकार की यह गलतफहमी है कि हम इनको हटा देंगे, फौज बुला लेंगे, तो बहुत बड़ी भूल में है। क्योंकि जो फौजी आएंगे या जो सिपाही होगा वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं। वो अपने दादाओं पर, चाचा पर, ताऊ पर, भाई पर, माँ पर कैसे गोली चला देंगे? ये देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मोदी सरकार ने ये बात रहते हुए सोच लेनी चाहिए, अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए। किसान नहीं हटा है, ना हटेगा, ना डरा है, ना इन छोटी मोटी उनसे नहीं हटेगा। तो इस आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ रहो, डटो, मुकाबला करो, और यहीं से जब तक हमें 3 काले कानूनों का हम वापस नहीं ले गए। 3 काले कानून को मैं एक लाइन में और जवाब देना संक्षेप में बताना चाहती हूँ अपनी सरल भाषा में। उसका अर्थ ये है कि किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की ये सरकार की नीति है। दूसरा ये है कि जब एक जूता बनाने वाला अब उस जूते की कीमत तय करता है कि भाई इतने का चमड़ा आया, इतनी लागत लगी, इतना ये हुआ। जब किसान खेती करता है, उसमें खाद डालता है, बीज डालता है, फसल उगाता है, तो वो उसको फसल का दाम अपने आप मन वाजिब क्यों नहीं मिलता? उसके उस भाव को भी तय पूंजीपति करेगा या खरीदने वाला करेगा। जब उस सामान को वो गोदामों में भर के नमक, मिर्च, हल्दी, दाल, चावल, एक किसान का आंदोलन नहीं है ये छोटे मोटे व्यापारी का भी है। ये हर एक इंसान का, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार का ये आंदोलन है। क्योंकि जब वो गेहूं को या अनाज को हल्दी मिर्च में बेचेगा, उसमें अच्छा सा लेवल लगाएगा, पैकिंग करेगा, 2 रुपए की चीज़ को 200 रुपये में बेचेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये काले कानून वापस होने चाहिए। हम किसी के बंधुआ मजदूर बन के, किसी के घरों में झाड़ू पोछा करके हमारे बच्चे नहीं रहेंगे। हम आखिर तक डटेंगे। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। तो भाई जैसे कि मैडम ने बताई और बात कल भी हो रही थी इस बारे में कि पहला यो आंदोलन जो था यो किसान आंदोलन था, फिर यो आंदोलन एक जन आंदोलन में बदला और अब यो एक मन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो है पूरा मन बस गया है और ये हमारे किसान भाई इन कानूनों ने वापस कराए बिना नहीं रहेंगे। मेरे साथ हैं जोगेंद्र मौर्य जी, ये एक समाज सेवी हैं और जो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब जो लोग होते हैं उनका इलाज करवाया इन्होंने। इनसे बात हुई थी पहले, इन्होंने बताया तो 200 से 250 लोगों का इलाज करवा चुके हैं। हाँ, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? और आप आए हो यहाँ पे तो कैसा लगा? आज़ादी की दूसरी लड़ाई है ये। इस लड़ाई में कितने ही शहीद हो गए हैं।
आप तो आंकड़ा खाली दिल्ली और दिल्ली के आसपास का देख रहे हो, मगर देश के कोने कोने में ये युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहा है। इसमें कितने ही बलिदान हुए होंगे जिनकी खबरें आप तक नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो दिखा नहीं रही। कोई दो तीन चैनल ऐसे हैं, बड़े चैनल, जो दिखा रहे हैं, उनको ही बेचारों को कम्युनिस्ट बता देते हैं। कोई कहते हैं तो पाकिस्तान से ऐड आती है, इसको इनके यहाँ कहाँ से आती है ये समझ में नहीं आती। तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई में मेरी माँ एक गीत गाती थी, पहली लड़ाई में, तो आज भी लागू होती है इन काले अंग्रेजों के ऊपर। भर के बेस सपेलों जैसा दर सौदागर नाम, जी हजूर का मंत्र सिखा के कर लिया देश गुलाम। बांग पिला दी अनछैनी, सोते सोते बरस गुजर गए 5,500, इसी के निंद्रा भाई रे, तुम थे काले नाग आज़ाद गुलामी क्यों भाई रे। लाल किले के लाल निकाले और नीलम पुखराज, माया के थे हम तो धनी, भर भर के ले गए जाज गुलामी क्यों भाई। विद्या पे गौदान लेवेंगे, फेरा पे स्वराज, ससुर से खुलवाएंगे हम तो तनी। आपको नहीं मालूम है सोना 52,000 56,000 कैसे पहुंच गया, जबकि सब चीज़ों में मंदी है। 268 टन सोना विदेश में गिरवी रख दिया इसने, नरेंद्र मोदी ने, बेशरमाई से, और कानों कान खबर नहीं होने दी। हमारे एक देश के सरदे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने देश बेचने के बजाय सोना गिरवी 40 टन सोना रखा था, उसी के टाइम वापस भी आ गया था। कोहराम मचा दिया था इन लोगों ने कि सोना बेच कर खा गया, सोना बेच कर खा गया, जबकि उस आदमी का निहित स्वार्थ नहीं था। नरसिंह राव जैसे आए 30 जनवरी 1991 में आर्थिक औद्योगिकी नीति पे साइन करके, यूरोप अमेरिका का कूड़ा, जो टेक्निक उनकी 25-30 साल पुरानी थी और वो मशीनें वो हमारे को बेचनी चालू कर दी, और 85 तरह की कारें, 250 तरह के साबुन हमारे पास आए हैं। क्या देश को ऐसी ज़रूरत थी? अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम थोड़े में गुजारा करना सीखा गया है। गाना भी है, जहाँ थोड़े में गुजारा होता है हम उस देश के वासी हैं। यहाँ कुछ चंद लोगों के पास सुविधा होगी। हर बैंक आज रोज फोन तो WTO के थ्रू सारा कुछ बेच दिया इन्होंने। अब जितना लोगों को गुलाम बनाएंगे तो उतना ही देश गुलाम होगा, यही षड्यंत्र है। मेरी अपेक्षा है कि जो सक्षम है या बहुत ही जरूरी ना हो उस आदमी को लोन नहीं लेना चाहिए। इन लोन का बहिष्कार करो सबसे पहले। मैं ही पछता रहा हूँ एक कार लोन पे लेके, अभी तक किस्त नहीं भरी जा रही। जय हिंद, जय भारत। बहुत जो है सरकार के खिलाफ भी रोष है और जो है किसानों का साथ दे रहे हैं। मैं एक हमारे साथ एक युवा भी जुड़े हुए हैं। हाँ, आप बोलिए पहले। दरअसल बात यह है, जितना जल्दी ये सरकार समझ जाएगी उतना ही जल्दी फ़ायदा होगा देश को, क्योंकि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जितना इन्हें कोशिश किया उतना ही बढ़ता जा रहा है, और जितना और कोशिश करेंगे और बढ़ेगा। एक बात हिंदुस्तान में। बिल्कुल, एक बात मैं बता दूं, यो क्यों पर डन लग रहा है हमारे हरियाणा वाला में के बात है, जिस चीज़ में नाटेंगे ना वो काम जरूर करेंगे। एक आदत होया करे अनुगा बेटा इसका डोरी का हाथ मत लगाइए, जरूर लावेगा। अरे इब नाटन लग रहे हैं ना तो हमारे हरियाणा वाले जरूर आवेंगे। अरे इब तय हरियाणा वाला ने मोर्चा थाम लिया। अरे इब युवा हमारे जो हैं उनमें जोश है पूरा। आप हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश और क्या आप यहाँ पे क्या देखा? मेरा नाम सौरभ मौर्य है, मैं एथलीट हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी मैंने ग्रेजुएशन करी है। ये जो तीनों कानून आए हैं ये बिल्कुल काले कानून हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इनने बात करी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और 70% 80% किसान ऐसे हैं जो जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे अपना उसमें गुजारा कर पाएगा? वो ये बोलते हैं अदर स्टेट में जाके तुम अपना बेच सकते हो कुछ भी, तो कैसे बचाएगा, क्या खाएगा? अब हरियाणा से तमिलनाडु जाएगा, वो आसाम जाएगा, वहाँ पर क्या बचाएगा, क्या खाएगा?
तो कोई फैसिलिटी नहीं है। ये रूल अगर सक्सेसफुल है तो भारत देश में है, विदेशों में, क्योंकि वहाँ पर सब्सिडीज भी मिलती है, फैसिलिटी भी है, पॉपुलेशन भी कम है और एक एक बंदे पे कई हजार एकड़ जमीन है। बिल्कुल। तो वहाँ इनका ज़्यादा फायदा है, पर इंडिया में इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ का किसान परेशान हो जाएगा अगर ये लागू होगा, तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो भाई हमारे युवा हैं, ये देखो कि बीए मतलब ग्रेजुएट पास आउट, बीकॉम पास आउट हैं और अभी जस्ट पास आउट है बंदा, और उसको इतनी नॉलेज है किसानी के बारे में, और नू कह रहे हैं कि भाई किसाना ने नू पूछने लग रहे हैं कि इसमें के कमी है। अरे कमी ना होए तो ये लाखा किसान जो रोड़ा पे बैठे हैं कि ये उठकावे घर सबने बढ़िया लग है, 2.5 महीने के लगभग हो लिया, अपना घर बार छोटे बैठे हैं अड़े, तो कमे न कमे तो सूद लेनी चाहिए सरकार ने। जय किसान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो भाई किसान एकता जिंदाबाद। और मारे गए जवान जो थे हमारे मेजर साहब थे, उनके भी विचार तुमने सुने। सब वीडियो पसंद आओ तो शेयर कर दियो भाई, सब ने मेरी राम राम।